नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। हॉट टॉपिक विद हेमंत अत्री। ले आइए स्क्रीन पर हेमंत जी को। स्वागत है हेमंत भाई आपका। हेमंत जी आजकल अमेरिका में बैठ करके विश्व गुरु को देख रहे हैं दूर से। कई बार होता है ना, अंतरिक्ष से हमने देखा भारत को, तो भारत को तो पहले से देखते आ रहे हैं अंतरिक्ष से, लेकिन अब अंतरिक्ष से सीधा विश्व गुरु साहेब नजर आते हैं। तो अमेरिका गए हैं, वहां से साहेब को देखने की कोशिश कर रहे हैं कि साहब कितने बड़े नजर आते हैं। खैर, आज खबर कतर से जुड़ी हुई है, नेतन्याहू से जुड़ी हुई है और डोनाल्ड ट्रंप से जुड़ी हुई है, माय फ्रेंड डोनाल्ड से जुड़ी हुई है। लेकिन दर्शक कहते हैं ना कि आप लोग मोदी जी को क्यों ले आते हो? लाना मजबूरी है भैया। विश्व गुरु कतर के पीएम तो है नहीं अल्थानी, विश्व गुरु तो एक ही है ना, नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी को मतलब नोबेल भले ना मिले ट्रंप को, लेकिन गिनीज बुक में एक चीज के लिए नाम दर्ज हो सकता है कि एक ही व्यक्ति को लगातार बार बार सबसे ज्यादा बार बेइज्जत करने का वर्ल्ड रिकॉर्ड किसके पास है। गिनीज बुक वाले मॉनिटर करें तो डोनाल्ड ट्रंप का नाम दर्ज होगा और इधर मोदी जी का नाम दर्ज होगा कि इतनी बेइज्जती के बाद भी मुस्कुराने वाला और खुद को विश्वगुरु बताने वाला भी एक है व्यक्ति। कतर एक 28 लाख आबादी, 28.5 लाख आबादी का देश है। 28 लाख आबादी, लेकिन छाती 56 इंच की साबित हो गई पूरी दुनिया में। तस्वीर सामने आई है और ये तस्वीर किसी और ने नहीं, आप सोचिए कि क्या मजबूरी होगी। तस्वीर व्हाइट हाउस ने जारी की, डोनाल्ड ट्रंप ने जारी करवाई तस्वीर। ट्रंप दुनिया का दादा, स्वयंभू दादा, वो मोबाइल लेकर के ट्रंप बैठे हुए हैं और नेतन्याहू रिसीवर कान में लगा करके और कतर के प्रधानमंत्री अल्थानी के सामने गिड़गिड़ा रहे हैं, माफी मांग रहे हैं। क्यों माफी मांग रहे? कतर में मिसाइल दाग दिया था, उसके लिए माफी मांग रहे हैं नेतन्याहू। भारत से कभी आपको किसी ने देखा माफी मांगते हुए कि भारत से माफी मांग ले एक बार? ट्रंप एक बार कहते हैं सॉरी भाई, हमारे मोदी जी सॉरी, हम लोग दोस्त हैं ना। मक्के के लिए खोल दो, कॉटन के लिए खोल दो, भारत हमारे डेयरी प्रोडक्ट के लिए खोल दो, सब खोल दो, लेकिन कोई माफी नहीं, कोई माफी नहीं। ये फर्क होता है। इसीलिए हम इसमें कहे मोदी जी को जोड़ेंगे कि जो ट्रोल आर्मी, 1.5 रुपए वाले अंधभक्त, इन सबको देखना चाहिए कि ताकत क्या होती है। बहुत छोटा देश है, बहुत संपन्न देश है कतर, बताया 28 साढ़े 28 लाख की आबादी, लेकिन उसकी ताकत है। दुनिया में आप लोग फिल्मों में सुने होंगे मांडवली करने वाले, दुनिया में मांडवली करने की भूमिका निभाता है कतर। और मांडवली करने वाला आदमी ऐसा वैसा नहीं होता है, हर माफिया उसको एक बार सलूट मार देता है। तो कतर ने अपनी वो हैसियत बनाई, छोटा सा मुल्क। कतर में जो आतंकी देश माने जाते हैं, जहां पर आतंकी प्रभाव है, उनके भी दूतावास, उनके भी दफ्तर खुले हुए हैं। तालिबान को अफगानिस्तान सौंपने से पहले तालिबान के साथ अमेरिका ने जो मीटिंग की थी, आप कल्पना करेंगे वो मीटिंग कतर में हुई थी। उसमें भी मीडिएटर कतर था और कतर में वो मीटिंग हुई। उसको इतना सेफ माना जाता है, ये नहीं कतर में है कि कतर में आएगा कोई दूसरा उठा ले जाएगा उसको, सेफ वो मांडवली करने वाला है, उसकी ये ताकत है। आते हैं, आपको खबर दिखा दें, सवाल जवाब पे चलते हैं। अभी बहुत सारी बातें हैं, इसलिए सिर्फ ये खबर दिखाने का एक मकसद है, दुनिया में अपना रसूख कैसे कायम किया जाता है। फोन पकड़े रहे ट्रंप, माफी मांगते रहे नेतन्याहू, व्हाइट हाउस से जारी हुई ये तस्वीर ऐतिहासिक। मैं वो तस्वीर आपको दिखा दूं, ये ऐतिहासिक तस्वीर। ये ट्रंप की गोद में टेलीफोन है, जैसे हम लोग के यहाँ ट्रेडिशनल टेलीफोन होता है, और रिसीवर नेतन्याहू के कान में लगा हुआ है। और नेतन्याहू जो फोन पर हैं, वो फोन पर कतर के प्रधानमंत्री के साथ हैं। कतर के प्रधानमंत्री का नाम हमने आपको बताया, पूरा नाम है शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अल थानी। और अल थानी से माफी मांग रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि राजधानी दोहा में जो इजराइल ने हमला किया उसके लिए माफ करिए। इजराइल ने 9 सितंबर को दोहा में हमास के दफ्तर पर हमला किया था। इसमें हमास के और कतर के कुछ अधिकारी मारे गए थे और इसी पर माफी मांग रहे हैं। ये है रसूख,
हटा दीजिए बस। अब सीधा मैं हेमंत जी के पास चलूंगा, कुछ और चीजें जो दिखानी होंगी जब हेमंत जी बोलेंगे तो आप दिखा दीजिएगा भाई। हेमंत भाई, अमेरिका में ही बैठे हो जहां से ये माफीनामा हुआ है, आपकी मौजूदगी वहीं पर है। वहां बैठ के एक तो दो बातें मैं आज और भी समझूंगा। वहां बैठे होंगे तो आपको भारतीय समुदाय के लोग भी मिल रहे होंगे, एग्जैक्टली। अमेरिकन भी मिल रहे होंगे। और यहाँ पर जो बताया जाता है कि भैया डंका बज रहा है, मोदी जी वहां कदम रखते हैं तो थर 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 कांपते हैं ट्रम्प, धरती डोलने लगती है, इंद्र ऊपर से पुष्प वर्षा करते हैं। ऐसी हकीकत क्या है? और कतर में वाले में जो नेतन्याहू को करना पड़ा है, क्या भारत में नरेंद्र मोदी को जो खुद को खाली मीडिया के सहारे विश्व गुरु बना रहे हैं, उनके लिए एक आईना है या नहीं है? आशीष भाई नमस्कार, आपको दर्शक साथियों को। तो यहाँ बहुत अर्ली मॉर्निंग है जब मैं बात कर रहा हूँ आपसे। और इस बार जो नेतन्याहू के साथ जो कुछ हुआ है, इस घटना के बाद एक चीज मान करके चलिएगा कि ट्रंप दुनिया के किसी भी सेल्फ रेस्पेक्टिंग राष्ट्राध्यक्ष के साथ कुछ भी करने की कोशिश कर सकते हैं। और ये सामने वाले के ऊपर है कि वो उसको किस तरीके से रेसिप्रोकेट करता है। फोन पर भी बदतमीजी करने में कोई कसर नहीं छोड़ते ट्रंप। और आमने सामने की जो तमाम घटनाएं आपने देखी जिस तरीके से, और उसमें हम भी कोई उसे अछूते नहीं है। जिस तरीके से व्हाइट हाउस के लॉन में आपने देखा होगा 12-13 फरवरी को जो घटनाक्रम हुआ था कि इंडिया जो है टेरिफ के साथ टेररिज्म करता है, ये करता है, वो करता है, अब हम नहीं सहन करेंगे और मैं कुछ नहीं सुनूंगा टाइप। तो जो परसों शाम की घटनाक्रम है ये, जब नेतन्याहू वहां पर आए थे और ट्रंप अपने सारे के सारे जो टॉप उनके मंत्री हैं, फिर उनको सेक्रेटरीज बोलते हैं यहाँ पर, उनके साथ थे। उससे पहले एक तो आपको व्हाइट हाउस का सीन बता दूं, मैं जब इंडिया से वहां पहुंचा तो उस समय व्हाइट हाउस क्रॉस किया, मैं कैपिटल हॉल से 2 किलोमीटर दूर पे ही रुका हुआ हूं। तो आप व्हाइट हाउस की ऐसी अचूक सुरक्षा कल्पना नहीं कर सकते जो परसों शाम को मैंने देखी। अमेरिकन टाइम के हिसाब से 5:15 के आसपास की बात है। सड़क के बीचों बीच व्हाइट हाउस में आपको पता है कॉर्नर्स तक, तमाम पार्ट्स तक कोई भी आदमी जा सकता है। एक ब्लैक कलर की बाउंड्री है, उसके बाद वो लगे हुए। परसों मैंने पहली बार देखा कि किस तरीके से चारों जितने भी रास्ते हैं उसके व्हाइट हाउस के, उसके बीचों बीच पुलिस की गाड़ियां और से फायर ब्रिगेड और तमाम जितने भी होते हैं वो सारी की सारी लगी हुई थी। इतनी अभेद सुरक्षा थी। पहली बात, ट्रंप उस घटना का महत्व समझ रहे थे कि किस तरीके का रिएक्शन है विद इन रिपब्लिकन्स, विद इन डेमोक्रेट्स ऑल्सो, और नेतन्याहू के यात्रा के दौरान कोई सीन क्रिएट ना हो जाए। तो इतनी भारी सुरक्षा व्हाइट हाउस के आसपास थी जब हम वहां से क्रॉस किए, पहले। दूसरा, जो अंदर जो कुछ हुआ वो बिल्कुल साफ था कि बहुत ज्यादा, एक तो होता है ना नाराज हो जाना, आप मुझसे नाराज हो गए, दोनों भाई ये बैठ के बात कर लें, कोई खास बात नहीं। और एक होता बिद के होना। तो ट्रंप इस बार लिटरली बिद के हुए थे, खासतौर पर जिस तरीके से हमास के नाम पर कतर की सॉवरेनिटी को वायलेट किया गया नेतन्याहू के द्वारा। और आपको पता है कतर कोई छोटा मोटा देश है नहीं उस तरीके से। पूरे मिडिल ईस्ट के अंदर उसकी एक भूमिका, दुनिया की अर्थव्यवस्था में उसकी एक भूमिका है, और ट्रंप के साथ व्यक्तिगत एक अलग भूमिका है। आपने ध्यान किया होगा अभी जब मिडिल ईस्ट के दौरे पे गए थे ट्रंप, कितना महंगा जहाज उसके सारे कितने दिन तक चला था, कितने 100 करोड़ रुपए का। तो अगर ये केवल अमेरिकी राष्ट्रपति, वो भी ट्रंप ही कर सकता है कि सरेआम एक का जहाज ले आए और दूसरे अफ्रीकी राष्ट्रपति से उसकी मांग कर दे कि उसने कहा कि मेरे पास आपको देने के लिए जहाज नहीं है, तो इन्होंने कहा काश होता तो मैं ले लेता। तो उस टाइप का व्यक्ति अमेरिका का राष्ट्रपति है, और दुनिया का थानेदार भी स्वयं घोषित। जैसे ही अंदर गए बातचीत के लिए, हल्की सी बातचीत शुरू हुई थी और ट्रंप बिल्कुल फ्यूरियस थे, जिसको आप अंग्रेजी में कहते हैं ना कि बिद के हुए थे, बहुत ज्यादा आक्रामक थे। और उन्होंने सीधा फोन लगाया और लाइन पे लेते ही कतर के प्राइम मिनिस्टर को हैंड ओवर टू नेतन्याहू। और उसके बाद वो जो ऑप्टिक्स क्रिएट की गई, अभी तक वो अंदर थी, परसों तक वो बाहर नहीं आई थी। ऑल ऑफ ए सडन, क्योंकि कतर का जो होता है ना, जो भाई वो इतनी सपोर्ट करते हैं, इतना सब कुछ करते हैं अमेरिका के लिए। आपको ध्यान होगा कतर में अमेरिका का बहुत बड़ा एयरबेस भी है, उनकी सेना भी है वहां पर, वायुसेना के अलावा सेना भी है। तो उनकी बहुत ज्यादा एक सामरिक महत्व है, रणनीतिक महत्व है अमेरिका के ओवरऑल जो मिडिल ईस्ट की जो स्कीम ऑफ थिंग्स है उसके अंदर। तो नेतन्याहू तो आमतौर पर बीबी कह के बोलते हैं उनको। तो पिछली बार जब आए थे व्हाइट हाउस में, देखा था किस तरीके से उन्होंने नोबेल का उनका वो दिया था, नॉमिनेशन पढ़ के सुनाया था बाकायदा, और ट्रंप कितने गदगद थे। लेकिन वक्त का पहिया बदला, जैसे ही कतर के ऊपर हमला हुआ उस दिन से ही फ्यूरियस थे, इनको स्पेशली बुलाया गया। और आप एक चीज और ध्यान रखिएगा, अभी 25 तारीख को व्हाइट हाउस में भी आए थे, वो सॉरी न्यूयॉर्क भी गए थे यूएन जनरल असेंबली में नेतन्याहू, वहां जो सीन क्रिएट हुआ था। और उसके बाद जो होटल की घटना है उसके लिए तो आपको स्पेशली बताऊंगा, वो बड़ी ब्रेकिंग खबर भी है, वहीं के कर्नल ने जारी की, उस पर आएंगे अभी बाद में, कि किस तरीके से कंप्लीटली न्यूयॉर्क के स्टे के दौरान अपने होटल में कंप्लीटली वनरेबल थे कि कोई भी स्नाइपर फायर हो सकता था
नेतन्याहू के ऊपर। आपको पता है इजरायली एजेंसियां कितनी पर्टिकुलर हैं सुरक्षा को लेकर के, वो तो अपने देश के अंदर ही कितनी सुरक्षा को रखती है, यहाँ पे वो कंप्लीटली वल्नरेबल थे। उसमें बाद में आऊंगा। बेसिकली क्या हुआ, व्हाइट हाउस के अंदर जैसे ही बातचीत शुरू हुई, चंद पलों के बाद वो कतर के प्राइम मिनिस्टर को फोन मिला करके ट्रंप ने उनके हाथ में दे दिया फोन। और वहां पर जो भी बातचीत हुई वो बेसिकली एक खास तरह का, जैसे आपकी मेरी कोई नाराजगी तो खेद जताना कहते हैं डिप्लोमेटिक की भाषा में, डिप्लोमेसी की भाषा में खेद जताना होता है, और एपोलॉजीज कहा जाता है उसको। यहाँ पर बाकायदा पूरे अमेरिका में आप एक ही बात सुनेंगे, जो ट्रंप के भक्त हैं, कल जैसे गाड़ी का ड्राइवर था और थे, रात को अब एक हिंदू मंदिर में खाने के लिए गए हुए थे, वो कोई आपको पता है कल माता का वो था, अष्टमी थी, तो यहाँ बहुत बड़ा फंक्शन था एक हिंदू मंदिर में, वहां भी गए हम, तमाम लोगों से बातचीत हुई। तो यहाँ पर ट्रंप के जो भक्त हैं वो भी ये कह रहे हैं कि भाई नेतन्याहू को सबक सिखाना जरूरी था, वरना अमेरिका दिक्कत में आ जाता। उसी कंस्टिट्यूएंसी को एड्रेस करते हैं ट्रंप, याद रखिएगा। जब मैं आप कई बार हम बात करते हैं ना कि मूर्खतापूर्ण घटनाएं करते हैं, नहीं, वो मूर्खतापूर्ण नहीं है, वो शातिर है। उनको पता है कि उनकी कंस्टिट्यूएंसी को क्या चाहिए। और जैसे ही नेतन्याहू अपने देश पहुंचे, उनकी इज्जत का 2 आने का फलूदा कर दिया कि वो फोन पे जो बात कर रहे थे, सारी बात आई, अपोलॉजीज की बात आई थी, ऑफिशियल ब्रीफ में भी आई थी, हालांकि प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, ध्यान रखिएगा। नेतन्याहू और इनका जब डील हुआ, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई। ये कभी नहीं होता ट्रंप के मामले में। क्यों? क्योंकि अगर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वो सारी जो डील है उसको अपने मुंह से बोलते और वो वीडियो पे आ जाता, तो कहीं ना कहीं वो चीजें आने वाले समय में चुनौती बनती ट्रंप के लिए, कि तुम डील मेकर बन रहे थे और वहां का बेड़ा गर्क आपने मिडिल ईस्ट का कर दिया, खासतौर पे इसराइल और हमास का, फिलिस्तीन का जो भी कुछ है। तो इसलिए उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस को अवॉइड किया। उनके जाने के बाद वो फोटो जारी करने का क्या मतलब था? दिस इज अगेंस्ट डिप्लोमेटिक प्रोटोकॉल्स। मैं आपके पास आया हूं, हम दोनों जने बात कर रहे हैं, कोई तीसरा व्यक्ति आप मेरी फोन पे बात करा रहे, किसकी करा रहे, ये चीज बाहर आने का क्या मतलब है? दिस इज अगेंस्ट, और इसको जलील करना कहते हैं। और ये कोई पहला प्रयास नहीं है, इससे पहले तमाम लोगों को प्रयास कर चुके हैं ट्रंप। तो अब ये देखना पड़ेगा पूरी दुनिया के राष्ट्राध्यक्षों को कि ट्रंप के पास जाने से पहले 100 बार सोचना पड़ेगा। जैसे सबसे बढ़िया काम किसने किया था? चाइना ने। जब उनके ऊपर टैरिफ थोपे, उन्होंने इमीडिएट रेसिप्रोकल घोषित किया और कहा कि जैसे लड़ना है वैसे आ जाओ, इकोनॉमिकली लड़ना है, अदरवाइज लड़ना है, आ जाओ, हम तैयार है। याद होगा ना आपको? उस दिन के बाद शी जिनपिंग के सामने ट्रंप की तबीयत ठीक है, ऐसे ही पुतिन के सामने बिल्कुल फ्लैट रहते हैं, उनको पता है कि वहां से क्या जवाब आएगा। नेतन्याहू अभी तक पूरी अथॉरिटी के साथ नेतन्याहू जो है ट्रंप से मिलते थे, वो बीबी के बोलते थे, और एक पर्सनल फ्रेंडशिप का जो होता है ना आपस का। लेकिन इस बार जो कुछ दिखा वो बड़ा साफ था कि कतर में जो कुछ इन्होंने कर दिया वो बिना, ना केवल बिना परमिशन के था अमेरिका की, बल्कि अमेरिका ने उसका बहुत गंभीर, जो बिगड़ैल बेटे की छवि है ना इसराइल की पूरे मिडिल ईस्ट में, क्या छवि है कि अमेरिका का बिगड़ैल बेटा है। तो पहली बार उस छवि को चैलेंज किसने किया? ईरान ने इनकी तबीयत ठीक की। अगर अमेरिका वो बमबारी ना करता तो आपको पता है इसराइल का भी क्या हाल होने वाला था। तो ट्रंप को बीच में, ट्रंप आना नहीं चाह रहे थे ईरान वाले, देखिएगा आप कितने दिन तक अवॉइड किया उन्होंने। और फिर जैसे ही एक परिस्थिति बदली कि इसराइल कहीं नक्शे से ना मिट जाए, वैसी स्थिति ना बन जाए, तो G7 छोड़ के आए रातों रात। ध्यान होगा आपको, कनाडा से G7 छोड़ के भागे आए, और फिर जो कुछ हुआ वो आपके सामने। तो आपको ये चीज देखनी पड़ेगी कि ट्रंप किसी के सगे नहीं है। इसराइल को मिडिल ईस्ट में एक खास पूरे के पूरे देशों के समूह से इम्यून रखना ट्रंप की मजबूरी है। क्यों? क्योंकि एक तो जो अमेरिका की ओवरऑल अर्थव्यवस्था, तो हम बहुत करीब से देख रहे हैं 2 दिन से यहाँ पे, अमेरिका की अर्थव्यवस्था और अमेरिका के ओवरऑल प्रशासन में यहूदियों की एक बहुत निर्णायक भूमिका, एक निर्णायक दबाव समूह, सबसे कोई इफेक्टिव है ना वो यहूदी। और मिडिल ईस्ट में इसराइल को लगातार पनपने से लेकर के यहां तक लाने में सबसे बड़ी भूमिका अमेरिका की है। उस अमेरिका के उसके दफ्तर के अंदर, ट्रंप के ऑफिस के अंदर जो ऑप्टिक्स क्रिएट की गई नेतन्याहू को लेकर के, उनके लिए अब लोकल पॉलिटिक्स में वहां पर उसको कायम रखना बहुत मुश्किल हो जाएगा। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, जो बातचीत, आपको पता है वो भी बड़े प्रेस कॉन्फ्रेंस के शौकीन है, मीडिया से बड़े इंटरेक्शन के शौकीन है, मोनोलॉग के बड़े शौकीन है नेतन्याहू। यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई, और जो बातें उन्होंने यहाँ कही हैं ट्रंप की, ये बहुत बड़ी चर्चा थी यहाँ पे जब ट्रंप वो निकले नेतन्याहू से, कि क्या नेतन्याहू ने जो बातें यहाँ कही हैं, क्या वो इजराइल के लोगों को ये बात कह पाएंगे? और अगर वो कह पाएंगे तो उनकी सत्ता 24 घंटे भी कायम नहीं रहेगी। क्योंकि एक आप जिस तरीके को अंग्रेजी में कहते हैं ना कि ब्रिंगिंग समबडी ऑन द नीज, किसी को घुटनों पे ले आना, वो ट्रंप ने बदतमीजी अपने पूरे एडमिनिस्ट्रेशन के सामने उसी बीबी के साथ की, जो पिछली मीटिंग में पब्लिकली उनका नोबेल के लिए, नोबेल पीस प्राइज के लिए नॉमिनेशन पड़ रहा था। आपने भी देखा था उसी बड़ी मीटिंग के अंदर कि मिस्टर प्रेसिडेंट आई एम डिलाइटेड, ये वो पूरी चिट्ठी पड़ी थी, वो जो साइटेशन जिसको आप बोलते हैं।
और जो वो थी, ये इस बार जो है जो नेतन्याहू के साथ हुआ है वो सीधा सीधा मतलब ये है कि दोनों हाथों में लड्डू रखने की कोशिश है। ट्रंप भी समझते हैं कतर का महत्व क्या है, मिडिल ईस्ट का क्या महत्व है, और अगर इस तरीके से ये रोज झगड़े करते रहे नेतन्याहू, तो ट्रंप की खुद की पोजीशन जो है वो कहीं अनटेनेबल, अमेरिका अपने संकटों में घुसा हुआ है, फंसा हुआ है। वैसे में अगर नेतन्याहू की जो हरकतें हैं, कभी किसी के साथ कभी किसी के साथ, शांत तो बैठता ही नहीं वो आदमी। तो वैसी सूरत में जो कतर वाले मामले में जो कुछ हुआ, बड़ा साफ साफ मामला है कि मिडिल ईस्ट के भी महत्व को समझ रहे हैं ट्रंप। उनको ये साफ है कि अगर नेतन्याहू ने एक आध हरकत और ऐसी कर दी तो पूरा मिडिल ईस्ट कहीं उनकी पॉलिटिक्स, उनका कंट्रोल हाथ से ना चला जाए। ये कुछ चीज अपने आप में अचंभित करती है, बहुत सारी चीजें होती है मेरी आपकी मीटिंग के अंदर, तमाम चीजें होती है, उसके पिक्चर्स बाहर दे देना और वो सारा सब कर देना बहुत ही डिमीनिंग है एक तरीके से किसी भी राष्ट्राध्यक्ष के लिए, वो नेतन्याहू हो वो कोई भी हो। लेकिन वही बात है, बोए पेड़ बबूल के तो आम कहां से हुए। जो नेतन्याहू ने जो किया है, चाहे फिलिस्तीन में किया, जहां भी किया है, वो अपने आप में शर्मनाक नहीं, वो एक नरसंहार है। और उसके बाद ये जो कुछ था फिलिस्तीन वाले मामले में, तो गजा के मामले में तो आपको पता है ट्रंप का बहुत गिरदृष्टि है आर्थिक हितों को लेकर के। वहां पर वो पूरे का पूरा एक वो बसाना चाहते हैं शहर, और वो भी भाई हाई एंड और तमाम चीजें। और मिडल ईस्ट के साथ जो कतर में जो कुछ इन्होंने किया और जिस तरीके का तनाव मिडल ईस्ट में दिख रहा है साफ, उसके बाद ये सबक सिखाना जरूरी था। मुझे लगता है कुछ दिन नेतन्याहू अब शांत रह करके दोबारा अपनी सिचुएशन को रीओरिएंट करेंगे। और जो, क्योंकि वो ट्रंप के राजदार भी हैं, आपको ध्यान होगा ट्रंप के हमराज हैं, तो उन चीजों में उनके पास वो ब्लैकमेलिंग वाला जो मादा है वो सदा रहता है। मान करके चलिएगा नेतन्याहू भी शांत नहीं रहने वाले हैं, और कुछ दिन शांति जरूर रहेगी, लेकिन अमेरिका और ट्रंप और नेतन्याहू लंबे समय तक दूर नहीं रह सकते। कुछ चीजें आपको बहुत जल्दी ही डेवलपमेंट्स दिखाई देंगी, वो पर्दे के पीछे होंगी, उनको सामने आने में समय लगेगा। जो एम्बेरसमेंट हुई है वो वास्तव में बहुत डिमीनिंग है, और नेतन्याहू ने इसको हल्के से, मैं मान सकता हूं उनकी पर्सनैलिटी को देखते हुए, हल्के से बिल्कुल नहीं लिया होगा जिस तरीके से राजदार है वो ट्रंप के। नहीं, दो तीन बातें हैं। एक तो नेतन्याहू जिस तरह के हैं और जिस तरह के हमारे वाले हैं, दोनों में एक समानता देखता हूं। नेतन्याहू भी इजरायलियों की मर्जी से, इजरायलियों के जनादेश से प्रधानमंत्री नहीं है। ये बात दुनिया को समझना होगा। अल्पमत में रहते हुए सरकार बनाने वाले नेतन्याहू हैं। नेतन्याहू सत्ता को किसी भी तरीके से अपने मुट्ठी में कैद कर लेने वाले नेतन्याहू हैं। हमारे देश में भी अलोकप्रियता के चरम पर होने के बावजूद भी खुद को ब्रह्मांड का सबसे लोकप्रिय बताने की कला रखने वाले मोदी जी हैं। तो बहुत सारी समानताएं हैं। असली मसला यह है कि देखिए, मैं इसमें कई कई एंगल से देखता हूं। मैं फॉरेन पॉलिसी, भैया हम तो भारत के ही संदर्भ में देखेंगे। लोग कहते हैं मोदी क्यों देखते हो, हम किसको देखने जाए, हम भारत के संदर्भ में देखेंगे। ये जो कतर से माफी मांगी है, ये वनडे या T20 नहीं था, ये टेस्ट मैच का नतीजा था। उस टेस्ट मैच में कई अलग अलग सेशंस हुए हैं, और हर सेशन में जब पिटा है, अमेरिका और इजराइल दोनों पिटे हैं, तो ये माफी नतीजे में आई है। क्यों? आप देखिए, एक तो कतर पर हमला करने के बाद नाटो के समानांतर एक इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन, सैन्य संगठन बनाने की पहल शुरू हुई। उसको भी आप खत्म मत मानिए, जो पहल शुरू हुई उसको खत्म मत मानिए कि नहीं बना। तो उसी वही चर्चा, जो वही शिखर सम्मेलन इस्लामिक कंट्रीज का हुआ, कहीं ना कहीं उसी का नतीजा पाकिस्तान और सऊदी के बीच जो नाटो जैसा समझौता हुआ है, वो उसी के नतीजे में एक उसका था कि चलो दो मिल गए, इसे दो से दो चार हो जाएंगे, छह हो जाएंगे। वो नतीजा, वहीं से वो चर्चा शुरू हुई और आखिरकार समझौता हो गया। मतलब बाकी किसी का नहीं बिगड़ा, नुकसान हुआ ना हुआ, भारत का तो हो ही गया। ठीक, पहला वो एक सेशन हाल थी। उसके बाद आप यूएनजीए में देखिए, नेतन्याहू इजराइल के बोलने पे, मतलब इजराइल की बारी आती है जब माइक पे, पूरा पूरा यूएनजीए खाली हो जाता है। ऐसा बहिष्कार, इसको भी मैं भारत के लिए मैं तुलनात्मक रूप से, हालांकि मुझे पता है कि हमारे भक्त इतने कट्टर भक्त हैं और इतने अंधे हैं कि वो नहीं देखना चाहेंगे जिस तरीके से एक के बाद एक बायकॉट हुआ और खाली सा हो गया। गिने चुने लोग नजर आ रहे हैं। फुटेज आपने देखा होगा हेमंत जी, यूएनजीए वाला, जब इजराइल मतलब नेतन्याहू की बारी आई, एक के बाद एक मुश्किल से, मतलब वहां पर 5-7 ऐसे फुटकर में पूरा यूएनजीए फुटकर में दिख रहे हैं, 5-7-10 लोग। ये भी सिर्फ मुझे लगता है नेतन्याहू के लिए नहीं, ये अमेरिका के लिए चिंता का सबब था। अमेरिका कितना बड़ा थानेदार बने, कितना बड़ा दादा बने, अमेरिका को काउंटर करने भर का तो चीन अकेला है भाई। हाँ,
और चीन काउंटर नहीं, अमेरिका पे भारी पड़ने के लिए चीन अकेला काफी है। ऐसे में अमेरिका को अगर यूरोप छोड़ दिया ना, तो दूर से आप देखते रहिए, दूर से बहुत नजर आता है, क्या होता है ना कि हम वही देखते हैं जो देखना चाहते हैं। आप नाटो से अलग, ईयू से अलग, यूरोप से अलग आप अमेरिका को देखेंगे तो अमेरिका धीरे धीरे आपको कैसा नजर नजर आएगा, पोलियोग्रस्त और वो बीमार, वो आपको समझ में आ जाएगा। वो इजराइल के बहिष्कार करने वालों में यूरोपियन कंट्रीज थी। यस, फ्रांस से लेकर के जर्मनी तक तमाम देश आज की तारीख में चिढ़े बैठे हैं नेतन्याहू से। ये माफी इसलिए मंगवाई गई है, मुझे लगता है कि एग्जैक्टली। अब अपने अस्तित्व का सवाल था कि भाई उसके बाद अमेरिका की इकोनॉमी में मिडिल ईस्ट का बहुत बड़ा योगदान है, बहुत बड़ा। वजह क्या है, तेल अमेरिका के पास भी है, तेल इनके पास भी है, इकोनॉमी में भी और सामरिक रूप से और ज्यादा इंपॉर्टेंस है मिडिल ईस्ट का। मिडिल ईस्ट में जितने इराक से लेकर के और कुवैत से लेके उस यहाँ तक जो है आपके कतर तक जितने आर्मी बेस बना रखे हैं, यही अमेरिका की ताकत है, जो अमेरिका बार बार धमकियां देता है दुनिया में, ये कर देंगे वो कर देंगे। वो असली जो सैन्य बेस होते हैं, इनसे बहुत फर्क पड़ता है। हमारे पड़ोस में ही, हमारे पड़ोस वाला घर हमारा दुश्मन आके ले ले, तो हम रोज गेट के बाहर निकलने में डरेंगे ना, कि जिस दिन भी झगड़ा करेंगे तो वो ऐसा नहीं है कि दूसरे मोहल्ले से आना है, बगल में ही है, और उसके यहाँ तोप तमंचा सब, तमंचे से लेकर तोप तक सब रखा हुआ है, और हम लेकर के सब्जी काटने वाला चाकू घूम रहे हैं, तो आदमी डर लगता है कि सर पे ही बैठा हुआ है। वो जो सामरिक महत्व के जो आर्मी बेस बना रखे हैं, वो हर चुनिंदा देश वहां से उसके लक्ष्य में आ जाता है। तो ये महत्व है, इसलिए वो कतर को नहीं छोड़ना चाहता था कि कतर उसकी मजबूरी है, और कतर उन सारे देशों में बहुत बड़ा कहना, कोऑर्डिनेटर बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, शांत देश है, वो ज्यादा लफड़े में रहता नहीं, और मांडवली बहुत बढ़िया करता है। लेकिन यही मैं कह रहा था कि हेमंत भाई ये सब बताए क्यों, ये बताइए, पाकिस्तान जिसको हम लोग आतंकिस्तान बोलते हैं, जो आतंकिस्तान है, जो चैन से रहने नहीं दे रहा है, उसका भी प्रधानमंत्री आया था बोलने। इजराइल के आने पर यूएनजीए खाली हो गया, सबने बहिष्कार किया। शहबाज के बोलने पर एक आदमी नहीं हिला। यही मैं इसीलिए तुलना करना चाहता था फॉरेन पॉलिसी की। भारत ने भी दो ऐसे देश तैयार कर लिए होते, मेडागास्कर टाइप में ही कोई होता है कि चलो मेडागास्कर उठ के चला गया, कहा कि नहीं शहबाज शरीफ बहुत खराब आदमी है। एक जगह अभी मोदी जी गए थे, जहां पर वो बदलवा के आए थे कि नहीं अमेरिका के की तारीफ वाला प्रस्ताव बदलो, वही बहिष्कार कर गया होता। गुयाना, बारबाडोस, त्रिनिदाद एंड टोबैगो, टीएनटी कोई कर जाता। आशीष भाई देखिए, आप देश के अंदर डंका बजा करके फर्जी अपने पोमेरियंस के जरिए आप कुछ भी करते रहिए, हकीकत कुछ और है। और हकीकत, माफ कीजिएगा, हमारी आज, विद ऑल ड्यू रिगार्ड्स टू दिस ग्रेट नेशन, आज की तारीख में हमारे जो प्रधानमंत्री हैं, उनकी कम से कम ट्रंप के मामले में अगर आपको विज ट्रंप या बाकी उनके जो आज भूमिका है मोदी की, इतना सब होने के बावजूद, ऐसे अपशब्द प्रयोग करने के बावजूद कि भारत उसका टैरिफ का टेररिज्म करता है, 50 बार ये कहने के बावजूद, यूएन से लेकर के हर प्लेटफॉर्म, यूएन से बड़ा तो कोई प्लेटफॉर्म नहीं है इंटरनेशनल, वहां पर जिस तरीके से इंडिया पाकिस्तान सीज फायर का उसका, उसके बावजूद आप देखिए कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस ट्रंप ने और नेतन्याहू ने नहीं की। एक डील सामने आई और वो डील सबके सामने थी, उसी टाइम आ गई थी प्रेस कॉन्फ्रेंस, बातचीत के बाद। सबसे पहले स्वागत करने वालों में कौन था? नरेंद्र मोदी। कितनी भाषाओं में? 7 भाषाओं में। सोच करके देखिएगा, 7 भाषाओं में। एक से काम चल जाता है, ट्रंप देख लेते हैं, आप राजी हो गए, बात खत्म हो गई। ज्यादा ज्यादा कतर का वो कर दीजिए, वो दिखाना, मैं चाहूंगा कंट्रोल रूम दिखा दे उस चीज को। 7 भाषाओं के अंदर प्रधानमंत्री जी ने उसका स्वागत किया है, और उस समझौते को लेकर के तमाम इस तरह की चीजें आज भी हैं जो भारत की 1988 से जो स्टेटेड पॉलिसी है उसके विपरीत जाती है। ये देखिए 7 ट्वीट है प्रधानमंत्री जी, वी वेलकम प्रेसिडेंट ऑन असेसमेंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान टुगेदर इन्फ्लिक्ट, और सारे का सारा, मतलब प्रधानमंत्री जी ने कोई भी बात हो, वो प्रधानमंत्री जी को जन्मदिन की बधाई दे दे, इंडिया की मंजी ठोक दे, 50% टैरिफ कर दे, कोई समस्या नहीं, डिलाइटेड माय फ्रेंड, ये वो।
क्या आप एक प्रधानमंत्री ना होकर के ट्रंप के चीयर लीडर की भूमिका में आ गए हैं? माफ कीजिएगा, कम हाँ। से कम मुझे बड़े भारी मन से कहना पड़ता है, 144 करोड़ का लोग देश, उसका आत्म मुग्ध इतना बड़ा स्वघोषित विश्व गुरु, राष्ट्र विश्व गुरु, डंकापति, पता नहीं क्या क्या, और उसके बाद आपकी भूमिका ये रह जाए कि आप 1988 से लेकर के जो आपकी वो थी, उसको एक पल के अंदर बिना सोचे समझे 7 भाषाओं में चीयर लीडिंग कर रहे हैं। कम से कम उस फिलिस्तीन का तो सोच लेते, जिसको एक आजाद देश का दर्जा देने वाला भारत सबसे पहले देशों में से एक था। आपको देना नहीं था, आपको केवल इस पे चुप रह जाते, बाकी काम तो यूरोपियंस और सारे लोग कर ही रहे। आपको बीच में क्या जरूरत पड़ी है चीयर लीडिंग की? और अच्छा, मैं कहता हूं चीयर लीडिंग कर भी लीजिए अगर वो आपके देश के हित में है। ट्रंप ने 12 फरवरी को मोदी जी गए थे, तब से लेकर के आज तक भारत के हित में क्या बात की है? कोई एक सेंटेंस बताइए मुझे, छोड़ दीजिए इस बात को। जो अपने सऊदी अरबिया का जो पाकिस्तान के बीच में जो अलायंस हुआ है, आपको क्या लगता है ट्रंप से बिना पूछे हो गया वो? और आप कितने सालों से अमेरिकन प्रेसिडेंट पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर से नहीं मिल रहे थे? जैसे ही सऊदी अरब के साथ ये हुआ, न केवल पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर बल्कि वहां का फौज का चीफ, फील्ड मार्शल, वो दोनों 80 मिनट बातचीत कर रहे हैं वन ऑन वन। किसके साथ? ट्रंप के साथ। और आप क्या कर रहे हैं? आप ना तो ऑपरेशन सिंदूर का जवाब दे पाते, अपने मुंह से दिया हो तो बता दीजिए, आज तक संसद में दिया हो, बाहर दिया हो। एक ही लाइन तो कहनी थी कि ट्रंप का इसमें कोई योगदान नहीं। कहलवा दीजिए एक बार, क्यों नहीं कहलवा पाए? दूसरा, चीयर लीडिंग कर रहे हैं, कोई कह नहीं रहा आपको, उसके बावजूद भी कर रहे हैं। और अमेरिका वो है जो किसी का सगा नहीं है। हकीकत ये है, जो मैं आपको रह रह करके एक ही बात कहता हूं, कार्यक्रम थोड़ा लंबा हो रहा है, कि अमेरिका कभी किसी का सगा नहीं हुआ। पूरा इतिहास उठा के देख लीजिए, केवल 2 देश हैं जो अमेरिका के दम पर कूदते हैं, विशुद्ध तौर पे अपना इजराइल, और नंबर 2 पे पाकिस्तान। और पाकिस्तान पूरे साउथ एशिया की इतनी बड़ी बैलेंसिंग फोर्स हो रहा है आज की तारीख में, कि इधर से अमेरिका की गोदी में बैठा हुआ है, उधर से चाइना की गोदी में बैठा हुआ है। अरे रूस भी गोदी में लेने को तैयार है, चीन और रूस हाँ, की तो आप मान लो एक ही गोद है, अब एक गोद स्वाभाविक है, है, स्वाभाविक। ज्वाइंट। और आगे चलिए, रूस का अपना पाकिस्तान का रक्षा मंत्री क्या कहता है? शहबाज शरीफ और जो उनका फील्ड मार्शल है मुनीर, वो दोनों अमेरिका से वापस नहीं लौटे थे। उससे पहले पाकिस्तान का रक्षा मंत्री क्या कहता है कि नहीं नहीं, अमेरिका नहीं, हमारी जो नेचुरल दोस्ती है, ऑल वेदर फ्रेंड तो हमारा चाइना है। सोच के देखिएगा, जो भूमिका भारत की डिसाइसिव होती थी साउथ एशिया में, चाइना वर्सेस अमेरिका के अंदर, आज वो भूमिका पाकिस्तान के पास चली गई। और आपकी सियासत सुबह से रात तक क्या है? आपको पाकिस्तान, हिंदू मुस्लिम के अलावा कोई तीसरा सिलेबस में आपके सब्जेक्ट ही नहीं। अभी जयशंकर आपके मित्र गए थे यूएन के अंदर, सारे पोमेरियन क्या चीख रहे थे, दाड़ रहे थे, भौंक रहे थे, वटेवर। और आपके प्रचार पत्र, जिनको आप समाचार पत्र कहते, क्या छपा हुआ था? पाकिस्तान का नाम लेकर पाकिस्तान पे ये किया वो किया। उनके मुंह से एक शब्द दिखा दीजिए पूरे टेक्स्ट में, जो अगर उन्होंने पाकिस्तान का नाम लिया हो तो। पाकिस्तान शब्द ही नहीं बोला था, एक शब्द दिखाइए मुझे। और पूरे देश के अंदर आप क्या बकवास कर रहे हैं कि पाकिस्तान का ये, पाकिस्तान का वो, मोदी नहीं गए, जयशंकर ने कमान संभाली, ये कर दिया। भाई, उनके मुंह से पाकिस्तान का शब्द निकला, टेक्स्ट निकाल लीजिए आप, सब कुछ ऑन रिकॉर्ड है, नॉट ए वर्ड। और आज मोदी जी आरएसएस के 100 साल होने पर जो बना रहे थे जिस तरीके से, उन्होंने आरएसएस को ऐसा स्वयंसेवक संगठन बता दिया कि मतलब दुनिया में भूतों वो इस टाइप की चीजें, जो बेसिक सवाल थे आज भी वही खड़े हुए। तो मोदी जी की स्वदेश नीति, मोदी जी की विदेश नीति, मोदी जी का जो कुछ, ये जो आपका जो आत्ममुग्ध प्रचार है, इसके बाहर कुछ नहीं है वो। अमेरिका के अंदर कल हम तमाम लोगों से बातचीत की, यहाँ बिजनेसमैन भी थे और थे, क्योंकि मंदिर में अष्टमी का वो था। एवरीबडी वाज रियली वरीड इन हिज ओन स्पेस। सबसे ज्यादा भारत के अंदर जो पोलराइजेशन हो रहा है, उसको लेकर के हिंदू भी परेशान थे कि यार हमारा देश वो नहीं रहा जो था। ये हिंदू मंदिर की बात आ रहा हूँ, रात को 11 बजे आए हम वहां से, सारे नहीं, वो साथी तो थे। अलग एक प्रोग्राम ही इस पे तो हमें करना है कि यहाँ पर लोग जानते हैं, यहाँ पर लोगों को लगता है ना, यहाँ पर तो नॉर्मली यही कहता है, आप भी इस बात के साक्षी हो और हम भी हैं। गांव चले जाओ, जब आखिर में थक जाता है भक्त, गांव में, कस्बे में, शहर में, कहीं भी थक जाता है भक्त कि कुछ तो बता दो बेटा, कुछ तो बता दो मोदी जी क्या किए। तो आखिर में क्या कहता है? अरे पूरी दुनिया में डंका बज रहा है। उससे पूछो तुम दुनिया कहाँ देखे हो, बताओ, गांव से अपने जिला मुख्यालय गए हो कभी? तो कहते नहीं, हम तो जिला मुख्यालय भी, अपने डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर नहीं गए गांव से, और बताता पूरी दुनिया में डंका बज रहा है। ट्रेन में चढ़ा नहीं, बताते पूरी दुनिया में डंका बज रहा है। तो ये स्थिति है, उस पर तो अलग से करना है कि वाकई अगर हकीकत में बज रहा है डंका, तो वो भी मैं कहूंगा हेमंत जी बताएं
कि वाकई डंका बज रहा है, तो हम भी बजाएंगे कि भाई हम लोग नहीं जानकारी, हमारी जानकारी नहीं था, हम भी क्षमा मांग लेते हैं। तो वो हम अलग से प्रोग्राम में उसको भी समझेंगे। और ये जो स्थिति है, आप सोचिए, जयशंकर ने नाम नहीं लिया, और वहीं शहबाज शरीफ ने, यह भी मैं कह रहा हूं, आप लोग सुन लीजिएगा जाकर के, शहबाज शरीफ ने नाम लेके कहा कि इंडिया का हिंदुत्व तो दुनिया के लिए खतरा पैदा करेगा। ये बोला है, आप सुने होंगे हेमंत जी शायद। शहबाज ने जो भाषण दिया, उसने इंडिया का नाम लिया और हिंदुत्व का नाम लिया, कि इंडिया का जो हिंदुत्व है, जो ये जितना एक मतलब इस जिस रूप में स्वरूप में अब आ रहा है, वो खतरा है दुनिया के लिए। और यहाँ बिना नाम लिए डंका बजा दिए। और छोड़िए, आप एक बात और बताऊं, आप जो कह रहे हो ना गजा प्लान, 7 लैंग्वेज में ट्वीट, आपको पता है भारत के पोर्टल में, एक भारत के पोर्टल में लिखा है कि मोदी का प्लान ट्रंप ने चुरा लिया। ये गजा वाला प्लान मोदी का था, ट्रंप ने चुरा लिया। अरे बेशर्मो, तो कह रहा हूं ना, कोई इलाज ही नहीं है, वैक्सीन ही नहीं है इनके लिए, नए वैक्सीन बनानी पड़ेगी। नहीं आशीष भाई, तो देखिए, शर्म निरपेक्षता भारत की सत्ता का नया मूल मंत्र है। मोदी जी आज 39 मिनट 41 सेकंड आरएसएस पे बोलते हैं, एक भी सवाल का जवाब नहीं देते, और सबसे बड़ी चुनौती क्या बताते हैं कि भारत की आत्मनिर्भरता को चुनौती है और भारत में घुसपैठिए चुनौती है। वो ये बताते हुए ये भी भूल गए कि 11.5 साल से उसी एनजीओ का एक स्वयंसेवक प्रधानमंत्री है, जो डंकापति है, जो विश्व गुरु है। आरएसएस का आजादी के अंदर क्या योगदान था, आत्मनिर्भरता में क्या योगदान है, स्वदेशी में क्या योगदान है, पाकिस्तान के साथ आपका क्या है। पाकिस्तान का प्रधानमंत्री यूएनजीए में सरेआम नाम लेकर के आपका जो उन्होंने जुलूस निकाला, और आपका जो लेजर आइड जो विदेश मंत्री है, उसका टेक्स्ट में दिखाइए मुझे कहां पाकिस्तान लिखा हुआ है। ये है हाथी के दांत खाने की ओर है, दिखाने की ओर, जो मैं बार बार कहता हूं। अगर मेरा आपसे भी सवाल है, आप सीनियर आदमी है, अगर भारत के अर्थात पाकिस्तान पड़ोसी ना होता और मुसलमान भारत में रहना रहे होते, तो आरएसएस क्या करता? मेरा ये मूल सवाल आज भी खड़ा हुआ है, ये करते मूल सवाल कई बार हमने जवाब दिया है। अगर इस देश में, पड़ोस में पाकिस्तान होता ना होता, इस देश में मुसलमान नहीं होता, तो इस देश में नरेंद्र मोदी नाम का कोई प्रधानमंत्री नहीं होता। ये मैं दावे, बिल्कुल। इस देश में आंदोलन क्यों नहीं होते हैं? लोग कहेंगे उकसाने वाली बात है, इस आजकल तो कोई बोल दे उकसाने वाली बात है। जो गोटू मैन था वांगचुक मोदी का, उसी कह दिया देशद्रोही। ये किसी का नहीं है सब, ये भक्त सोच ले हैं, ये उनके भी नहीं है सब। जिस दिन कुर्सी में भक्त आड़े आए ना, इन भक्तों की कुर्सी तोड़ दी जाएगी। संघ का एकलव्य भाजपा के एक पूर्व सहयोगी के फार्म हाउस में रह रहा है, इससे ज्यादा आप क्या सुनना चाहते हैं? राज्यसभा के आसन पर बैठ करके खुद को संघ का एकलव्य बताने वाला व्यक्ति आज संघ के 100 साल वाले कार्यक्रम में था कहीं था? वो जब वहां बैठा हुआ, अडवाणी जी की स्थिति देख लो, मुरली मनोहर जोशी की देख लो, बाकियों की देख लो, तो ये भक्तों को समझ लेना चाहिए, ये भक्तों को। और मैं तो एक लाइन का इतिहास है बस। और इनके एक बहुत बड़े नेता ने बहुत बढ़िया बात कही थी कि संघ का जो स्वयंसेवक होता है, वो जहां से शुरू होता है वो वहीं आकर के खत्म हो जाता है। वो ध्यान होगा आपको, तो इस बात का भी भक्त ध्यान रख ले। जब स्वयंसेवकों का हाल है तो भक्तों का क्या होने वाला है, ये अपना भविष्य खुद तय कर ले। चलिए, अभी फिलहाल इजाजत दीजिए हमें। देखिए, एक कार्यक्रम हम लाएंगे स्पेशली, क्योंकि वहां पर अब 2 दिन हो गया है, तो इधर मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा सब घूम लिया है हेमंत जी ने। तो अभी और भी चर्चाएं लाएंगे, लेकिन एक कार्यक्रम हम लाएंगे 20 ही मिनट का सही, कि वाकई में अमेरिका में जमीन पर क्या है। क्योंकि अमेरिका एक ऐसा लैंड है, डेमोक्रेटिक लैंड, जिस जमीन के जरिए, मतलब उसकी मिट्टी पर यहां पर सियासी फसल उगाई जाती है। अमेरिका के नाम पर सबसे ज्यादा डंका बजा है भारत में। 11 साल में मोदी ने सबसे ज्यादा, अगर पाकिस्तान के बाद भारत की सियासत में सबसे ज्यादा इस्तेमाल किसी का हुआ है, तो अमेरिका का हुआ है। क्योंकि अमेरिका सुपर पावर है, और वहां मोदी जी की फ्रेंडशिप हो गई, और डंका परमानेंट बजता है। परमानेंट, हाथ थक जाता है तो दूसरा तुरंत ढोलकिया आ जाता है, एक आराम पे जाता है, दूसरा आता है, तुरंत बजाने लगता है। मतलब विश्राम ना हो, इंटरवल नहीं होना चाहिए। तो ये जो है, इसलिए अमेरिका में मतलब हकीकत क्या है, असली वहां के हालात क्या हैं, ये हम आपको बताएंगे। फिलहाल अभी इजाजत दीजिए हमें, आएंगे हम जल्दी वो कार्यक्रम लेकर के। धन्यवाद हेमंत भाई, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।